हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी पेडागॉजी, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन सब क्वेश्चन को आज इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट तो होते ही रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाला एक शिक्षक अपने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। मतलब शिक्षक ने चर्चा की। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त सामग्री है प्रमाणिक, अनुपयोगी, मनोरंजक या कृत्रिम। शिक्षक जो है अपने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया। जब सरकार द्वारा जारी की गई सामग्री है तो वह क्या होगी? प्रमाणिक होगी। इस तरह इसका आंसर ए सही होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार जितनी भी चीज़ें जारी करती है उसकी प्रमाणिक ही रहेंगी। वो न तो कृत्रिम होगी, न तो अनुपयोगी होगी, न तो मनोरंजक होगी। तो इस तरह आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला देखिए। अगला है कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हों, जिनके उत्तर विभिन्न हों, जिनका एक ही उत्तर हो। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तरों पर बल देना चाहिए जिनका उत्तर विभिन्न हो। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जिनके उत्तर विभिन्न होंगे उनसे बालकों में सृजनात्मकता का विकास होगा, इसलिए ऐसे प्रश्नोत्तरों पर बल देना चाहिए। अगला देखिए। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास या तार्किक शक्ति का विकास। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है अनुकरण क्षमता का विकास, क्योंकि आप गद्य शिक्षण करेंगे तो उसमें कोई अनुकरण नहीं कर पाएंगे। गद्य शिक्षण से भाषा की बारीकियां समझना यह इम्पोर्टेंट है, कल्पनाशीलता का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, यह सब होता है, लेकिन अनुकरण क्षमता का विकास नहीं होता। अगला देखिए। अगला है हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी से अलग भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि ऑप्शन देखिए, बच्चे हिंदी से अलग भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, बच्चों को हिंदी से अलग रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदी से अलग रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, बच्चे हिंदी से अलग अपनी भाषाओं पर पकड़ बना सके। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी से अलग भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वह हिंदी से अलग रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बच्चे हिंदी से अलग भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चों को हिंदी से अलग रचनाकारों की जानकारी मिल सके, ये भी परफेक्ट आंसर नहीं है। बच्चों को हिंदी से अलग भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, ये भी परफेक्ट आंसर नहीं है। तो आप लोग इस तरह आंसर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगला देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। तो देखिए, क्या सिर्फ हिंदी की भाषा शिक्षण का यही मतलब है कि सिर्फ हम हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानें? नहीं, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना यह है, यह भी नहीं है। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना
क्या सिर्फ यही उद्देश्य है हिंदी भाषा शिक्षण का? नहीं, हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना यह उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की खाली स्थान क्षमता का विकास करने में सहायक है। अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता। क्या कहा गया है? भाषण, परिचर्चा, संवाद यह बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए सहायक है। अनुकरण का तो कोई मतलब नहीं होगा। जब भाषण, परिचर्चा, संवाद है तो ये बोलने से संबंधित है, तो लिखित अभिव्यक्ति का भी कोई मतलब नहीं होगा। कल्पनाशीलता का यहाँ पर थोड़ा सा मतलब है, लेकिन कल्पनाशीलता परफेक्ट आंसर नहीं है। परफेक्ट आंसर है मौखिक अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला देखिए, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना खाली स्थान में सहायक है। भाषा व्याकरण पर अधिकार, साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ना, भाषाई संरचना पर अधिकार। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना क्या सिर्फ भाषा व्याकरण पर अधिकार से संबंधित है? नहीं। साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सृजन? नहीं। अभ्यास प्रश्नों को गढ़ना? यह भी नहीं। इसका सही आंसर होगा भाषाई संरचना पर अधिकार। आंसर डी सही है। अगला देखिए, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पोस्टर को, पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक सामग्री या व्याकरण की पुस्तक? इनमें से कौन इसका सही आंसर होगा? 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए पाठ्यपुस्तक सामग्री जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। सिर्फ व्याकरण की पुस्तक नहीं होगा, साहित्यिक सामग्री नहीं होगा, पोस्टर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर ईज़िली पहचान सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन आप जब अभ्यास करेंगे तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। अगला देखिए, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? यानी आप एक शिक्षक हैं और छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस पद्धति का समर्थन करेंगे? ऑप्शन देखिए, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। अब ये केवल आ गया तो ये तो पहले ही गलत हो गया। जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, देखते हैं। जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, यह नहीं होगा। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। अब दो ऑप्शन है, तो दो में से कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है? जो ज़्यादा परफेक्ट है वही हमारा आंसर होगा। आंसर होगा जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये वाला सही होगा। ये वाला जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, यह भी सही है, लेकिन यह ज़्यादा सही है। अगला देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। अंग्रेजी विदेशी ये तो नहीं होगी। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, देखते हैं। मातृभाषा हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा? होगा मातृभाषा और हिंदी। क्षेत्रीय भाषा भी होता है, क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा के अंतर्गत ही आ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मातृभाषा और हिंदी। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अगला है व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। मानकता, नियमों, परिभाषा, उदाहरणों। व्याकरण पढ़ने की जो आगमन विधि है यह उदाहरण पर बल देती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगमन उदाहरण पर बल देती है और जो निगमन होती है वह किस पर बल देती है? वह नियमों पर बल देती है। नियमों पर, यह चीज़ ध्यान रखिएगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। अगला देखिए, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। ऑप्शन देखिए, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति तो ये तो पहले ही गलत हो गया। विभिन्न माध्यमों की जानकारी देखते हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में सहायक होता है। क्या सिर्फ हम जानकारी ही संचार के माध्यम से अर्जित करते हैं? सिर्फ जानकारी नहीं होती, उसमें बहुत कुछ होता है। उसके माध्यम से हम अपनी समझने की शक्ति बढ़ा सकते हैं, शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं, बहुत चीज़ उसमें होता है। तो इसलिए इसका सबसे परफेक्ट आंसर सी वाला होगा। अगला देखिए, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। कहानियाँ की कमियाँ बताने में, व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने में या कहानी के तत्वों को याद करने में। याद करने में वाला पहले ही गलत हो गया, कमियाँ बताने वाला गलत हो गया। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को सिर्फ व्याकरण समझने में नहीं, कहानियाँ रचने में मदद करती हैं। यानी वह अपने आप से कुछ सृजन कर पाएंगे, कुछ बना पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे, कुछ कल्पना कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ कर पाएंगे। कहानी की विभिन्न शैली इसलिए उपयोगी है। अगला देखिए, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर। संदर्भ में व्याकरण पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर सिर्फ यह नहीं होगा, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर बल देता है। यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन 20 का सही होगा। पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, जब आप परिभाषा बताने लग जाएंगे तो कितने सारे बिंदुओं की बताएंगे, यह गलत होगा। पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, क्या पाठ पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हम जो पाठ के अंत में भाषा अभ्यास दिया गया है उसे पूर्ण करा दें? बस नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर बी वाला होगा। अगला देखिए, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा किस चीज़ पर आधारित है? देखिए, उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। विकास में कोई संबंध नहीं है, उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है, सिर्फ यह नहीं होगा। मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है, नहीं। विकास में कोई संबंध नहीं है, ये तो एकदम से गलत है। उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं, ये इसका परफेक्ट आंसर है। तो आंसर डी इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।